तो आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बस इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन खींच दी मैंने, इस लाइन के ऊपर एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसके नीचे जो है दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मान लो सपोज करो कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ऐसे करके। अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ये एयर और वाटर को अलग करती है, बस ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब एक इमेजनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। तो यहाँ से जब लाइट रे आएगी ऐसे करके, मान लो ये एयर से आ रही है ऐसे करके, तो जब ये यहाँ जाती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। हमने पढ़ रखा है कि जो लाइट रे होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, पर यहाँ पे जो है वो रूल फेल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसे नहीं जाती, थोड़ा सा जो है ये बैंड होगी, तो यहाँ पे से ये ऐसे मुड़ जाती है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो सपोज करो यहाँ पे O है और ये A है, तो A हो गई इंसिडेंट रे, और उसके बाद जो ये OB, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। लाइन पे ये जो इमेजनरी लाइन थी इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं XY। ये XY जो लाइन है ये दो मीडियम को अलग अलग कर रही है। यहाँ पे हमारा मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये रे इंसिडेंट हुई थी इस तरह से, ये नॉर्मल है, इसको भी नाम दे देते हैं। मान लो सपोज करो ये M और N है, MN हो गया नॉर्मल, AO हो गई इंसिडेंट रे, OB हो गई रिफ्रैक्टेड रे, हो गया और ये हो गया नॉर्मल। तो ये तीन चीजें हो गई। इसके अलावा ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको I से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है इसको R से दिखाते हैं और R हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने कि OA इंसिडेंट रे है, OB रिफ्रैक्टेड रे है, MN नॉर्मल हो गया, I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा हमको एक चीज और देखनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट की रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ये एयर जो होती है ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम से जो है ये डेंसर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट की रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बेंड्स टू द नॉर्मल होती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुकती है ऐसे करके। और अगर उल्टा होता, मान लो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई ये दूसरा फिर से ये दो मीडियम है और इस बार ऊपर जो है डेंसर मीडियम है, ये तो नीचे जो है ये रेयरर मीडियम है। ये अब लाइट की रे जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ऐसे करके आई है लाइट की रे ऐसे करके। तो यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये है हमारा MN नॉर्मल हो गया। अब इस लाइट की रे को ऐसे जाना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं जाती, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ा और दूर हट जाएगी इससे, ऐसे करके जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, और अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स टू द नॉर्मल। बस ये दो थर्ड केस है, उसको भी देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो जैसे सपोज करो कि ये फिर से कौन सी वाली लाइन है, ये XY जो दो मीडियम को अलग करती है, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है और यहाँ पे हमारा मीडियम से लाइट रे, ये नॉर्मल है ऐसे करके, ये नॉर्मल पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया इसमें MN। अगर मान लो कि लाइट की रे सीधे नॉर्मल से जा रही है, नॉर्मल पे पड़ रही है ऐसे करके जा रही है सीधे, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है ये सीधे जाती है, कहीं भी नहीं मुड़ती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मीडियम है, रेयरर है या डेंसर है, ये बिना मुड़े हुए, बिना झुके हुए जो है सीधे चले जाएगी। तो ये तीन केस होते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स टू द नॉर्मल। सेकंड केस है कि अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है तो सीधे चले जाती है, बिना मुड़े हुए सीधे चले जाती है, इसमें जो है डायरेक्शन चेंज नहीं होती है इसकी। तो आप पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का वो है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो होता है वो होता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ है, और इस कांस्टेंट को जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इसको जो है किससे दिखाते हैं, म्यू से।
ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ऐसे बनाओ म्यू को और यहाँ पे लिखो 1 और 2। दरअसल ये जो कांस्टेंट होता है ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है ये? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें समझना है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इस ऐसे करके लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल बना रखा है इसको बोलते हैं म्यू। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो गया, ऐसे करके लिख देते हैं 1 और यहाँ पे म्यू बनाया और 2। तो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और ये आई और आर तो तुम लोगों को पता है, आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको पढ़ रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहां से जो है हमको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो किसकी वजह से होता है, रीजन आ सकता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो रीजन है वो क्या होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम और एयर में मानी जाती है, और उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में जा रही है। जितना मीडियम डेंसर होता चला जाएगा उतना जो है उसकी लाइट की स्पीड जो है कम होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की जो स्पीड होती होगी वो वाटर में ज़्यादा होगी अगर हम कंपेयर करेंगे उसकी ग्लास से, क्योंकि ग्लास का जो मीडियम होता है वाटर के मीडियम से ज़्यादा डेंसर होता है। तो जितना मीडियम डेंसर होता चला जाएगा लाइट की स्पीड जो है उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसीलिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कुछ भी लिखो। इसको पढ़ रहे हैं अब। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब जिसका तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। जैसे मान लो सपोज करो हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जैसे मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमको, किसका? वाटर का। W लिख दिया मैंने यहाँ पे, W विद रिस्पेक्ट टू किससे निकाल रहे हैं? एयर से। तो इसको A म्यू W लिखा जा सकता है। स्पीड लिखेंगे कि वैक्यूम में कितनी स्पीड है ये लाइट की, तो उसको VC से दिखा रहे हैं, और वाटर में कितनी है तो उसको VW से दिखाएंगे। और देखो ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा इसलिए आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो एयर में या वैक्यूम में होती है। तो सबसे, इसका मतलब ये बड़ा होगा, VC बड़ा होगा VW से, तो इसलिए 1 से आएगा। और जिसकी समझ में ये नहीं आया तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी का भी, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक नई डेफिनेशन बन गई है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। That is speed of light in vacuum or air upon speed of light in that medium। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। मान लो ऐसे करके यहाँ पे कोई ये रेक्टेंगुलर ग्लास का बना हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंस होती है इस पे ऐसे करके, ये इंसिडेंट होगा। यहाँ ऊपर है एयर, तो एयर से जो है लाइट रे ग्लास में जा रही है। ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। तो इस रे को जाना तो ऐसा चाहिए था, पर ये क्या होगा? बेंड्स टू द नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे करके, इधर की तरफ झुक करके ऐसे चले जाएगी। ठीक है, इस ग्लास स्लैब को भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दो PQRS, इसको लिख दिया PQR और ये S। और मान लो ये जो इंसिडेंट रे थी इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करो कि ये A है, यहाँ पे ये पॉइंट B है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुई है B, और उसके बाद जो है ये B से निकल करके यहाँ पे ये यहाँ पे इंसिडेंट होती है अब ये, तो ये मान लो ये वाला पॉइंट जो है C है। यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर दिया ये। अब क्या होगा? ये रे जो है ये एयर में आ रही है वापस, तो और यहाँ ग्लास है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इस रे को जाना तो चाहिए था ऐसे करके जाना चाहिए था इसको, लेकिन कैसे चले जाएगी? ये थोड़ा दूर हट के निकल जाएगी, इस तरीके से चले जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है। जो इमरजेंट रे वो रे है जो स्लैब से बाहर निकली, और इंसिडेंट रे जो स्लैब की तरफ जा रही थी। तो हम देखते हैं ये जो इंसिडेंट रे थी इसको जाना चाहिए था ऐसे करके। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधे ऐसे जाती, और आगे बढ़ाऊं मैं इसको ऐसे करके। तो देखो ये इंसिडेंट रे थी और ये इमरजेंट रे है,
तो हम देखते हैं ये जो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा रखा है ये डॉट 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 से यहाँ तक, और ये इमरजेंट रे है, तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, इतने का डिस्प्लेसमेंट आ गया इसको। इसी को जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है d, यहाँ से मान लो ये इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों का ये d है, तो इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो इसमें जो इंसिडेंट रे होती है ये और जो इमरजेंट रे होती है ये, एक तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो पैरेलल होती है का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन दोनों की सेम है, यानी कि डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया केवल, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डी से दिखा रखा मैंने, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बस ये दो